आइए लक्ष्य कोचिंग सेंटर चकाय मैथ जुगाड़ चैनल में दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं। अगला वीडियो हमने अर्थशास्त्र पर लेकर आया था, उस वीडियो के ही देखते हुए फिर हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स के ही वीडियो है। अगला वीडियो में आपको हमने बहुत सारी बातें बताए थे जो कि आप लोग बहुत पसंद किए हैं, उसी का देखते हुए हमने दूसरा वीडियो बनाया जो कि आप लोग का बहुत दर्द इसमें होता है कि ये क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी, ये सब सारी बात अभी फिर आपको चुटकी में हम आपको समझा देंगे और आपको कभी लाइफ में भी भूलना नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ से क्या है, ये अर्थशास्त्र का हमें वीडियो ये बना रहे हैं हम जीडीपी के बेस पर। तो देखिए जीडीपी क्या है, तो जीडीपी मोटा मोटी समझिए कि जीडीपी एक देश के अंदर में जो इनकम होती है एक वित्तीय वर्ष में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जैसे वित्तीय वर्ष की बात हुई तो भारत के वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होती है, तो भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होती है। तो एक वर्ष में जो आपका इनकम हुआ भारतीय सीमा के अंदर हर क्षेत्र में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। अब आइए किताबी भाषा में थोड़ा सा समझते हैं जीडीपी क्या है। किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन निकालना हो तो उस देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देख लिए, किसी देश का घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का ही मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे सेवाओं क्या होता है ये अगला में समझाएंगे बहुत अच्छा से है। यानी कहा जाए तो भाई एक वर्ष में जो आप एक अपने देश में जैसे भी हो, सेवा के क्षेत्र में हो, सेवा क्षेत्र क्या होता है हम अगला टॉपिक है इसी में हम बताएंगे, या तो फिर आपका इनकम क्या है सभी को मिला दिया जाए तो देश के अंदर क्या इनकम हुई है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जीडीपी कहते हैं। ये हर देश का जीडीपी अलग नहीं होती, जीडीपी हर देश का एक ही होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी, अब जीडीपी तो हम लोग समझ लिया, अब आते हैं किसमें, जीएनपी। जीएनपी तो जीडीपी जैसा होता है वैसे जीएनपी भी होता है। तो देखिए जीएनपी में क्या है, अभी हमने आपको जीडीपी में बताया कि जीडीपी में एक वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर जो उत्पाद किया गया है, या तो वो देखिए यहाँ देश के अंतिम उत्पाद वस्तुओं एवं सेवा कर के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। सारी बात जीडीपी का ही आ जाता है किसमें, जीएनपी में, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी क्या होता है, तो सकल उत्पाद में मोटा मोटी याद रखिए कि वहां पे हमने क्या बोला, जीडीपी था। जीडीपी सीमा के अंदर में जो हमने इनकम किया एक वित्तीय वर्ष में, उससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसी को कहेंगे क्या, जीडीपी। जबकि जीएनपी क्या हुआ कि वहाँ भारत के अंदर में तो आपको करना है ही, आप भारत के अगर बाहर में भी कोई विदेशी काम कर रहा है उनका आय, और बाहर वाला जो विदेशी जो है जो भारत में आय कर रहा है उनका आय, दोनों को मिला जुला के ही कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, पहले किताबी भाषा समझिए। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इनमें, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो एक ही बात मिला है। अब यहाँ से समझिए, इनमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है। जैसे मान ले जाए कोई विदेशी भारत में काम कर रहा है तो उनका आय भारत में से उसको घटा लिया जाए, और कोई भारत का व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो उसकी आय को भारत के आय में जोड़ देंगे, तब निकलेगा भारत, कोई भी देश का उसका निकलेगा जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मोटा मोटी समझिए कि आपका भाई घर में, एक घर के बात बता देते हैं कि आपका भाई घर में कमा रहा, किसी का भाई, आपका भाई एगो घर में किसानी कर रहा और एक भाई आपको कहीं बाहर में कमा रहा, तो उनका बाहर वाला आय और घर वाला आय दोनों का नहीं मिलाना है। जो घर में कमा रहा है उसका आय तो मिलवे कर रहा, बाहर वाला जो आय है उसका आय बाहर भेज देना। यानी कहने की मतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो मेरा घर का आय था वो तो है ही, विदेश वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं तो उनको आय को, यहाँ के आय तो वो ले जाएंगे, तो उनको आय को घटा देना है, और जो विदेश से पैसा ला रहे हैं उस पैसा को भारत वाला पैसा में जोड़ देना है। उसी को कहेंगे GNP। बुझाया कि नहीं? एक बार फिर समझो। GDP तो मेरा है ही, उसके बाद में से दो व्यक्ति होता है। एक अगर व्यक्ति कोई भारत का वो विदेश में काम कर रहा है उनका आय को जोड़ देना है, और कोई विदेश वाला व्यक्ति भारत में काम कर रहा है या नौकरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उन जो पैसा ले जा रहा है उस पैसा को घटा देना। यानी विदेश वाला पैसा जो कमा के ले जाएगा उसको घटा देना है, आप विदेश से जो पैसा ले रहा है उसको इस यहाँ वाला आय में जोड़ देना है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है GNP। तो GNP देखो, GDP माइनस देश में विदेशी आय को घटा दिया, प्लस विदेश में भारतीय द्वारा प्राप्त आय को जोड़ दिया, प्लस कर दिया ना, समझे कि नहीं? चलिए आप आइए इस पर। GNP होता है क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय अगर निकालना है तो देखो इसमें क्या है कि GDP में, जो आपका GDP है उस GDP में एगो होता है क्या थी, ह्रास। वो ह्रास को घटा देना। ह्रास क्या होता है हम बताएंगे आपको। ह्रास को घटा देना है। ह्रास को जैसे ही घटाएंगे तो मेरा नेट शुद्ध, जैसे मान लिया आपने पानी दूध लिया और दूध में कुछ पानी कोई मिला दिया, तो पानी मिला दिया फिर भी तो दूध ही लग रहा है, लेकिन उसमें से दूध में से पानी को एकदम निकाल ले तो वो मेरा शुद्ध दूध बच जाएगा। तो वही बात है कि GDP में से जो कचरा चीज है उसको, ह्रास को निकाल देंगे तो वो मेरा बन जाएगा क्या? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे GNP में से मूल्य ह्रास को घटाने से निकलता है, क्या निकलता है? GNP। अब दिए GNP में घटाना, किस में? GDP में नहीं घटाना, GNP में घटाना, अपना वाला GNP में घटाना। अब यहाँ देखो GNP में घटाना है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है GNP में घटाना है डिप्रीहेंशन, जिसको कहते हैं मूल्य ह्रास, उसको घटा दोगे तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या है? NNP। अब NNP का फुल फॉर्म यहाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आते क्या? NDP। तो NDP में भी क्या देखिए होता है? NDP का होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब भाई तो ये बात अलग हो गया, तो बढ़िया से एकदम याद रखिए। जब हमको निकालना था क्या? NNP। जब निकालना था हमको NNP तो GNP में ह्रास को घटा दिए थे, तो मेरा निकला क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब यहाँ NDP निकालना है तो NDP में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें GDP में मूल्य ह्रास को क्या करना है? घटा देना है। मूल्य ह्रास को घटा देना, किसमें? GDP में घटाना है। तो NDP मेरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ GDP माइनस क्या है? डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन मतलब क्या हुआ कि आपका जो मूल्य ह्रास है, मूल्य ह्रास हम बताएंगे, मूल्य ह्रास को घटा देना है तो आपको निकल जाएगा क्या? NDP। यहाँ तक तो आपने समझ गया होगा। एक बार और बढ़िया से आप इमेज कीजिएगा तो बढ़िया से समझ जाइए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, एकदम मोटा मोटी याद रख भाई। अगर तुमको निकालना है क्या? GNP, तो GNP निकालना है तो GNP, यहाँ देखो GNP निकाला, पहले तो GDP निकालना। तो GDP मतलब पूरा देश के अंदर, बाउंड्री के अंदर, जो वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र में हो या वस्तु के क्षेत्र में हो, उसको कहेंगे GDP। GDP के बाद आ
आ जाता है किस में, जीएनपी। तो जीएनपी निकालना है तो भैया जीडीपी तो रहेगा, और जीडीपी के साथ साथ भारत का कोई व्यक्ति कोई विदेश में काम कर रहा है तो उसको आय जुटेगा, अब विदेश के व्यक्ति कोई भारत में काम कर रहा है तो उसको आय घटेगा। उससे मेरा क्या निकलेगा, जीएनपी। अब जीएनपी के बाद ही तुरंत आ जाता है यहाँ पे, या तो ये देखो बहुत अच्छे से लिखा दिए, उसके बाद में एनएनपी। अब शुद्ध हमको निकालना, जब शुद्ध निकालना है तो भैया जीएनपी में उसको ह्रास को घटा देना, किसको, ह्रास को घटा देना, किसमें, जीएनपी में, तब निकलेगा क्या, एनएनपी। एनएनपी मेरा निकल गया। अब यहाँ एनडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में ह्रास को घटा देना। देखो एनएनपी निकालना है, एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में किसको घटा देना, ह्रास को घटा देना। अब आइए इधर देखते हैं, इधर है एनआई। एनआई मतलब होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, सॉरी हाँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है तो समझिएगा थोड़ा सा, एकदम बहुत अच्छा से ये, जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर्स कॉस्ट पर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं एनआई, उसे एनआई कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आपको नहीं समझ में आएगा उससे, उसको एकदम गोली मार दीजिए। यहाँ पे देखिए एनआई जब निकालना है तो एनआई निकालना है तो एनएनपी, देखो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे थे उस टैक्स को घटा देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। इसका मोटा मोटी समझिए कि अगर आपका राशन का दुकान है, सॉरी कपड़ा का दुकान है, तो कपड़ा का दुकान में तो एक आप डायरेक्ट टैक्स तो देते ही हैं। अगर आपको मोटरसाइकिल लेना है तो मोटरसाइकिल लेने के लिए आपको शोरूम जाना होगा, तो शोरूम में जाइएगा तो शोरूम में भी अभी एक टैक्स दे रहे हैं, तो शोरूम में जो आप टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स आप दे रहे हैं दुकानदार को, वहाँ शोरूम मालिक का, और शोरूम मालिक को देगा वो टैक्स देगा, तो वो टैक्स आपका इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं हुआ। और ये टैक्स जो आप दे रहे थे अपना दुकान, अगर कपड़ा का दुकान है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स हुआ। तो जब भी निकालना होता है क्या, एनआई निकालना होता है, यानी एनआई कहें तो नेशनल इनकम निकालना होता है, राष्ट्रीय आय निकालना होता है, तो उसमें एनएनपी यहाँ देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ लेते हैं, तो वो मेरा हो जाता है क्या, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय इनकम, मतलब एनआई हो जाता है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं इसको। राष्ट्रीय आय के वितरण, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होता है। तो यहाँ समझते तीन कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कई बार का एग्जाम में पूछा हुआ। तो यहाँ से देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है आपका, प्राथमिक क्षेत्र से आपको टैक्स अभी वर्तमान में आता है, कितना आता है, प्राथमिक क्षेत्र से होता है उसको 17%, जबकि द्वितीय क्षेत्र से 29% और तृतीय क्षेत्र से 53.5% लमसम में है। अभी का डाटा में यही है, एग्जाम में अगर आपको पूछता है तो ये हमारी आपको सही निकलेगा। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, एकदम बहुत अच्छा सिंपल जुगाड़ है और आपको भी याद रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, पशुपालन होता है, खनन होता है, यानी जमीन के द्वारा जो चीज उत्पाद किया जाता है सब आ जाता है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या, क्रासन तेल किस में आ जाएगा, खनिज में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र चल जाएगा। मिट्टी मतलब जितना भी प्रोडक्ट है जो कि आपको नीचे से निकल रहा, मतलब जमीन से हो रहा, वो सब किस में चल जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब यहाँ से जो बनेगा, सेकेंड जो बनेगा, जैसे आपने क्रासन तेल लिया, यानी आपने पशुपालन यानी खनन किया, ईटा, वो घर के बारे में ईटा बनाया तो वो भैया बनाया तो उस समय किस में था, प्राथमिक क्षेत्र। जबकि उस ईटा से घर निर्माण करने की स्टार्ट किए तो वो आपका आ जाएगा किस में, द्वितीय क्षेत्र। तो वही है द्वितीय क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण या विद्युतीय। भैया आप विद्युतीय सोचते होंगे, तब विद्युतीय कहाँ से, पानी से विद्युत बनता, कोयला से विद्युत बनता। तो भैया कोयला बनाने वाला कौन है, प्राथमिक क्षेत्र है। ये हालांकि बात अलग है कि वहां से कम आपका आय मिल रहा है, जबकि यही बात क्वेश्चन पूछता, अगर पूछे कि आजादी के समय सबसे ज्यादा आय कहाँ से आती थी, तो प्राथमिक क्षेत्र से आती थी। ये बात कई एग्जाम में पूछा है कि आजादी के समय सबसे ज्यादा आय कहाँ से आती थी, प्राथमिक क्षेत्र से आती थी। जबकि अभी के वर्तमान में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा कहाँ से होती है, तो तृतीय क्षेत्र से आती है।
आइए, प्रथम क्षेत्रीय और द्वितीय क्षेत्र आपने समझ गया। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, परिवहन, चिकित्सा या शिक्षा, यानी जितने भी सेवाओं के अंतर्गत आएगी सब आ जाएगी किसमें, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ये भली भांति आप समझ गए होंगे। और एक दो बार और इमेजिन लगा के देखिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए नोट में हम लिखा है, राष्ट्रीय आय की गणना करना हो, राष्ट्रीय आय की गणना करना भारत पर चलाते हैं, तो राष्ट्रीय आय को गणना करना तो CSO द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 2 मई 1951 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी आधार वर्ष कितना है, तो 17 और 18। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, लॉलीपॉप है भाई, क्वेश्चन छपे हुए कहीं मिलेगा आपको। कब हुआ था, 17-18। आधार वर्ष क्या है, अभी का आधार वर्ष कितना है, 17-18। अब यहाँ पे देखिए CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। अब यहाँ से देखते हैं कि ये तो हमने पता कर लिया कि भाई ये कई एग्जाम में पूछा है कि भाई CSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया, तो 2 मई 1951 में किया गया। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में उत्पादन और आय पर आधारित राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है 2 तरह से। कितने तरह से, 2 तरह के। भारत का राष्ट्रीय आय के उत्पादन पर आय के आधारित राष्ट्रीय गणना कितने आधार पर की जाती है, 2 तरह से की जाती है। एक वो स्थिर कीमत होती है, दूसरी होती है चालू कीमत होती है। तो स्थिर कीमत और चालू कीमत क्या है, तो देखिए दोनों कीमत से निकाले जाते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध होता है स्थिर कीमत, और ये एक दूसरा है यहाँ पे चालू कीमत। चालू कीमत में करंट के बारे में, करंट अभी क्या हो रहा है उसके बारे में पता करता है, और ये स्थिर कीमत जो है इससे बीती हुई को लेके करते हैं। जैसे पे यहाँ है, हमने बताया कि आधार वर्ष कितना होता है, आधार वर्ष 17-18 होती है। तो ये 17-18 को आधार वर्ष मान के अभी के आय के तुलना करता है, उसको कहते हैं स्थिर कीमत। और यहाँ पे चालू कीमत पिछले, चालू कीमत में आज से पिछले, जैसे अभी 21 का आपको निकालना है तो पिछले साल 20 का लेता है, आप 20 का ही आधार वर्ष लेके तुलना करके निकालता है, उसको कहते हैं चालू कीमत। लेकिन इसका मायने बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्थिर कीमत की होती है। आइए यहाँ से हम एक सवाल और समझते हैं कि PCI क्या होता है, यानी पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो भारत का PCI निकालना होता है, तो आप औसत का सवाल पढ़े होंगे, बस वही होता है, कई एग्जाम में पूछा है कि कुल व्यक्ति की आय और कुल व्यक्ति की संख्या, यानी कि PCI मतलब होता है पर कैपिटल इनकम। हम पर कैपिटल इनकम, तो यहाँ देखिए हम लिखें क्या, NI हम ये यहाँ पे लिखाए थे कि नेशनल इनकम, यानी एक बरस में जो आय आपने कमाया है उसको लेना है, उस शहर मतलब उस राज्य का जितनी भी जनसंख्या उससे भाग देना है। मोटा मोटी में अगर हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम कहें कि भाई एगो मेरा ये, अगर मान लिया कोई राज्य है, यहाँ इस राज्य में मान लिया जाए सपोज, इधर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति हैं। यहाँ हर व्यक्ति का अलग अलग है। ये कमाता है 10 रुपया, ये कमाता है 5 रुपया, ये कमाता है 10 रुपया, और ये कमाता है 15 रुपया। तो भैया इस सब पैसा को हम जोड़ देता, 15 और 10 20, 20 10 30 और 40, ये 40 रुपया कुल पैसा है, लेकिन संख्या कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे, तो मेरा यहाँ कितना निकलेगा, 10 रुपया पर व्यक्ति। जब हम एक जगह और एग्जाम्पल कुछ ले लें और यहाँ पे कहें कि भाई 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 1 व्यक्ति 50 रुपया कमाता है, 1 व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, 1 व्यक्ति 15 रुपया कमाता है, तो हम इसको सबको ऐड करें तो 50 10 60 70 5 75, अब 75 को भागा दे देना है 1 2 3 व्यक्ति से, तो मेरा ये आ जाएगा कितना, 15। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या समझा कि जिस राज्य में, ये 2 राज्य ले लिए थे, जिस राज्य में जनसंख्या कम रहेगा तो उस राज्य का ऑटोमेटिक धंधा पानी कम ही रहता। अगर मान लिया जाए वहाँ का अर्थव्यवस्था ठीक, वहाँ सरकार ठीक रहेगा, तो वहाँ का पूंजी बहुत अच्छा रहेगा, हर व्यक्ति का आय ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ का पर व्यक्ति इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत कम ही ऐसा नेसेसरी देखा जाता है।
तो इस तरह से क्या होता है कि पीसीआई पर व्यक्ति इनकम निकाला जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है, तो कुल व्यक्तियों की आय बटा कुल व्यक्तियों की संख्या से भागा देते हैं, तो उस राज्य का पर व्यक्ति का आय निकल जाता है। देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है तो भैया पर व्यक्ति आय कितना है, 10 रुपया है। यहाँ व्यक्तियों की जनसंख्या कम है तो पैसा ज्यादा है, तो पर व्यक्ति कितना, 15 रुपया। ये तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन इस सब कई बार पूछा हुआ है कि सर्वाधिक पीसीआई वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक पीसीआई वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। जबकि सर्वाधिक कम पीसीआई वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली का पर व्यक्ति आय इनकम सबसे ज्यादा है, किसका, केंद्र शासित में दिल्ली में। और सबसे ज्यादा में कौन है, गोवा। सबसे कम किसका है, बिहार का है। और सबसे केंद्र शासित में किसका है, तो दिल्ली का है। आपने तो बहुत अच्छा से वीडियो को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप और इसको अच्छी से समझें, और आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपका वीडियो देखने का, लाइक से, व्यू से, और हम बेहतर से बेहतर चीज़ आपको देने की कोशिश करें। एक छोटा भाई के ही चलते चकाई के बच्चे हैं, चकाई के ही नाम का होगा, पूरा देश का होगा। जब तक छोटी छोटी इमारत नहीं बनेगी तो बड़ा इमारत बन ही नहीं सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आपकी थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्त के पास शेयर कर दें। और एगो सबका शिकायत होता है सर हमको लिखने का मौका नहीं देते, तो ये देखिए आपको हम दे दिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन आप कर लीजिए। उसके बाद में बहुत अच्छा से आपको नोट्स इसको बनाइए और बारीकी से इसको पढ़िए। जहाँ थोड़ा सा सस्पेंस लगता है तो मेरा यहाँ पे नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 78 70 62 83 13। ये नंबर पे 12 बजे के बाद जब भी फ़ोन कीजिएगा दिन में, तो 12 बजे के बाद से हमको फ़ोन हम रिसीव कर सकते हैं, पर 12 बजे तक आपको फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बढ़िया से आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 बजे तक मेरी क्लास चलती है, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाती है। थैंक यू, नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।